हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक और आज हम शुरू करेंगे अपनी 11th क्लास हिस्ट्री की सेकेंड वीडियो। आगे का जो लेक्चर है, आगे का जो कोर्स है, उसको शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैंने अपनी हिस्ट्री के प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो पहले डाली हुई है जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो है बताई हैं। जैसे कि मैंने उसको बताया हुआ है आपको कि अब आप 11th क्लास में आ गए हैं, तो वहाँ पर जो आपको जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको इंडिविजुअली पढ़ने होंगे और उनके लिए ज़रूरी है क्या एक बेस का होना। तो उस बेस से ही रिलेटेड मैंने हिस्ट्री के अंदर कुछ 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं। उस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूरी है वो आपके लिए देखना। हो सकता है शायद आपको चीज़ें सही से समझ में ना आए। साथ ही आज हम शुरू करेंगे अपने 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो समय की शुरुआत से अर्थात इसका जो मतलब है वो ये है कि हम बात करेंगे इसमें उस समय की जब दुनिया शुरू हुई और दुनिया के शुरू होने के बाद कहा जाता है कि धरती पे जो मानव क्रम का जो विकास शुरू हुआ, जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, जिस प्रकार से जो मानव था, तो कहा जाता है अक्सर कर कहानियों में हमने ऐसा सुना है कि कहा जाता है कि पहले जो इंसान थे वो बंदर हुआ करते थे, वानर हुआ करते थे। इस प्रकार की जो है बातें हमें देखने के लिए मिलती हैं। एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है ये वही सब्जेक्ट है, ये चैप्टर वही है और इसी चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो ह्यूमन पहले एग्जिस्ट करते थे उनका कैसे आज के दौर में एवोल्यूशन हुआ, कैसे वो आज के समय में जो है वो परिवर्तित हो गए हैं और आपके और मेरे रूप में बचे रह गए। दूसरी चीज़ कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, इस समय की जो शुरुआत में हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये एक बहुत पुराना समय है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले दुनिया, कहा जाता है कि दुनिया बनी जब जो है नेबुलर हाइपोथेसिस हुआ और जब दुनिया बनी, मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा उसको, तो कहा जाता है कि तकरीबन अब से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो है वो हुआ और उसके बाद जो है पृथ्वी का निर्माण होता है। लेकिन पृथ्वी के निर्माण के साथ ही ह्यूमन या जो मानव विकास था या जो मानव का जो क्रम था वो उसकी शुरुआत नहीं हुई। उसकी शुरुआत को होने में काफ़ी लंबा समय लगा। उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें दुनिया के ऊपर एग्जिस्ट करती थी जो आज शायद एक्सटिंक्ट हो गई हैं, शायद आज विलुप्त हो गई हैं, जिनका आज आपको और मेरे को पता भी नहीं है। हिस्ट्री की अगर आप बात करो तो हिस्ट्री में हम 2-4-5 चीज़ें ही, अगर हम एंशिएंट की बात करें, हम करते हैं, उनमें ये एक सबसे पुराना चैप्टर है, वो सबसे पहला चैप्टर वो यही है और ये खुद भी तकरीबन जो है सिर्फ 360 लाख साल पहले का है शुरुआत का, और ये हम बात कर रहे हैं तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इतिहास जो शायद हम जानते ही नहीं हैं, बट जितना इतिहास हम जानते हैं उस इतिहास को और बेहतर जानने का प्रयास जो है हम करते रहते हैं। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। सबसे पहली चीज़ अगर मैं इस चैप्टर के अंदर आपको बताऊं तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप अपनी बुक में देख रहे हो तो बुक में जो है आपको प्राइमेट्स नाम का एक शब्द देखने के लिए मिलेगा। प्राइमेट्स नाम का, प्राइमेट से पहले भी एक कहा जाता है कि प्राइमेट से पहले भी एक प्रजाति जो है हुआ करती थी, एग्जिस्ट करती थी, और उसका नाम था मैमल्स। इस मैमल्स प्रजाति में से एक नया सब ग्रुप निकला और उस सब ग्रुप को कहा गया प्राइमेट्स। उस सब ग्रुप के लिए कहा गया, उसका नाम क्या था? प्राइमेट्स। और कहा जाता है प्राइमेट्स के लिए कि तकरीबन ये अब से 360 लाख साल पहले, तकरीबन 360 लाख ईयर्स अगो पहले जो है ये एग्जिस्ट करती थी, ये प्राइमेट्स जो है प्रजाति, इसके लिए कहा जाता है। प्राइमेट्स के बाद अगर हम बात करें तो प्राइमेट्स के बाद निकलते हैं होमिनॉइड्स। होमिनॉइड्स के लिए कहा जाता है कि होमिनॉइड्स तकरीबन अब से 240 लाख साल पहले जो है इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, होमिनॉइड से एक और सब ग्रुप निकला जिसे कहा जाता है होमिनिड्स। इसके लिए कहा जाता है, उसका नाम था होमिनिड्स, और ये तकरीबन अब से 56 लाख साल पहले जो है एग्जिस्ट किया करता था। ये मैं इसको सबको अलग अलग भी बताऊंगा, बट मैं हम जान रहे हैं एक सीक्वेंस में कि किस तरीके से जो प्रजातियां थी उनमें से और उप प्रजातियां, सब ग्रुप्स जो है निकलते रहे हैं।
ठीक है, तो हम देखते हैं कि मैमल्स थे, मैमल्स में सबसे पहले मैमल्स ही बताया गया, मैमल्स के बाद जो है प्राइमेट जो तकरीबन 360 लाख साल पहले, प्राइमेट में से होमिनॉइड्स निकले जो कि तकरीबन आपको 240 लाख साल पहले, उसमें से होमिनिड्स निकले जो कि तकरीबन 56 लाख साल पहले, और होमिनिड्स में से दो प्रजातियां और निकलती हैं, एक को कहा जाता है ऑस्ट्रेलोपैथिकस और एक को कहा गया होमो। होमो में से भी और प्रजातियां निकली, होमो सैपियंस, इरेक्टस, हैबिलस करके, उसको मैं चैप्टर के आगे बताऊंगा। बट ऑस्ट्रेलोपैथिकस या जो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स की जो प्रजाति थी, इसके लिए कहा जाता है कि ये एक समय के बाद एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई, इसका कुछ पता नहीं लगा। और उसके कुछ कारण जो है इतिहासकारों द्वारा, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा बताए जाते हैं कि कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब दुनिया में आइस एज आई थी, आइस एज आई थी, तो पूरी ऑलमोस्ट दुनिया जो है वो बर्फ से ढक गई थी। और ये जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे, इनके लिए शायद वो जो वेदर था, वो जो क्लाइमेट था, वो शायद सूट नहीं करा, और कहा जाता है कि उसी की वजह से इस ऑस्ट्रेलोपैथिक्स की जो प्रजाति थी वो शायद बाद में जो है ज़्यादा मतलब आगे नहीं बढ़ा पाई, अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाई, और एक समय के बाद ऑस्ट्रेलोपैथिक्स खत्म हो गए। बट होमो के लिए कहा जाता है कि होमो जो है, एक तो अपने आप को सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह में ही उन्होंने अपने आप को नहीं रखा, अपने आप को वो दुनिया के दूसरे और हिस्सों में भी लेकर गए। तो आप अगर होमोस की बात करें तो होमो के जो है, हमें होमो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी मिलते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट पे भी मिलते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट पे भी मिलते हैं। तो जो होमो थे, होमो ने अपने आप को एक जगह पर बांध कर नहीं रखा, उन्होंने अपने आप को दूसरे इलाकों में ले गए, ठीक है। कहा जाता है होमो में से एक प्रजाति निकलती है होमो सैपियंस, जिसके लिए कहा जाता है कि वो एक चिंतनशील मानव था, एक थिंकिंग मैन की परिभाषा उसे दी जाती है। और कहा जाता है कि आज दुनिया के अंदर जो लोग एग्जिस्ट करते हैं वो उन्हीं का ही हिस्सा है, होमो सैपियंस का ही। होमो सैपियंस के बाद इरेक्टस और हैबिलस जैसी और भी प्रजातियां हमें देखने के लिए मिलती हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर आगे बात करते रहेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि हमें इन जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इनका एक्चुअल में हमें सोर्स कहाँ से मिलता है, हमें पता कहाँ से लगता है कि ऐसी चीज़ें भी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट किया करती थी। तो उसके लिए कुछ 2-3 चीज़ें हैं। अगर मैं बताऊं आपको सोर्सेज, कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें इस ह्यूमन मैनकाइंड के बारे में पता लगता है, तो एक के लिए कहा जाता है कि फॉसिल्स, ठीक है, हिंदी में फॉसिल्स को जीवाश्म आप कह देते हैं, ठीक है। तो फॉसिल्स जो है देखने के लिए मिले, तो उससे कहीं ना कहीं पता लगता है। तो फॉसिल्स के बाद निकलने के बाद एक कार्बनेशन का प्रोसेस होता है, जिससे उसका टाइम का, एज का एक्चुअल में पता लग जाता है क्या होता है, ठीक है। फॉसिल्स के बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पर हमें स्टोन टूल्स देखने के लिए भी मिलते हैं। अब स्टोन टूल्स अर्थात पत्थर के औजार, तो पत्थर के औजार हमें बहुत जो है देखने के लिए मिलते हैं, और उन पत्थर के औजारों से हमें पता लगता है कि हाँ, कोई ऐसे पहले लोग एग्जिस्ट किया करते थे जो शायद उन पत्थर के औजारों को अपने काम में लिया करते होंगे। अगर आप अपनी बुक को देखें तो आपकी बुक के अंदर आपको ऐसे ही कुछ औजार पत्थर के बने हुए मिल जाएंगे, अगर आप अपनी बुक में चैप्टर के अंदर आप देखें। इसके बाद अगर आप बात करें तो केव पेंटिंग्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो केव पेंटिंग्स भी कहा जाता है कि केव पेंटिंग्स भी जो है ऐसे इन्हीं ह्यूमन मैनकाइंड को जानने का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, एक अच्छा सोर्स माना जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि एक्चुअल में जो है एग्जिस्ट किया करते थे। तो हमें ह्यूमन मैनकाइंड के सोर्सेस से जो है केव पेंटिंग भी देखने के लिए जो है मिलती है। तो गुफाओं में जो चित्रकारियां करी गई, अब आज के समय के तरह उनके पास रहने के लिए कोई घर मकान तो नहीं हुआ करते थे, तो वो जो है अपने आप को गुफाओं तक ही सीमित रखते थे। तो गुफाओं का उनका बनाया जाना जो है उनकी जीवनचर्या का एक जो है साधन बन गया, उसमें ही वो जो है अपने आप को जो है रखते थे। तो गुफा चित्रण या फिर केव पेंटिंग का जो हमें कॉन्सेप्ट मिलता है, इससे भी कहीं ना कहीं हमें पता लगता है सोर्सेस के बारे में ह्यूमन मैनकाइंड के। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत से इतिहासकार हैं जिन्होंने इस ह्यूमन मैनकाइंड की फिलॉसफी को कहा है कि ये सही है, बहुत से ऐसे। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनको लेकर अलग अलग जो है लोगों की राय है, पॉइंट ऑफ व्यूज है, अपने अपने जो है तर्क और वितर्क हैं। अगर हम इसमें बात करें तो बहुत सारे ऐसे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को माना नहीं,
और उसको न मानने की एक वजह ये कही जाती है कि जो उनका जो ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल जो किताब है उसके अंदर कहने उन्होंने जो है उसके अंदर लिखा है कि जो ह्यूमंस है वो बेसिकली क्रिएशन ऑफ गॉड है। इनका कहना है कि ह्यूमन जो है बेसिकली वो क्रिएशन ऑफ गॉड है, तो ऐसा कोई चीजें एग्जिस्ट करती ही नहीं है कि पहले लोग हुआ करते होंगे और वहां से फिर लोग इवॉल्यूट होके कुछ और बने। तो उन्होंने कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स देखने के लिए मिलते हैं जिन्होंने इस फिलॉसफी को माना नहीं। उनका कहना था कि जी ऐसी चीजें नहीं है। और तब की अगर हम बात करें तो सोसाइटी इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी, दकियानूसी ख्यालातों से भरी हुई थी, तो वहाँ पर जो है हमें ये चीज़ें बहुत आम देखने के लिए मिलती है। लेकिन बाद में जब उनके ऊपर रिसर्च हुई, बाद में जब रिसर्च हुई आर्कोलॉजिकल साइट्स में, जब चीज़ों को ढूंढा गया, तो उन चीज़ों से ये चीज़ें सबूतों के साथ पक्की होती चली गई कि ये हकीकत है कि पहले जो है ह्यूमन बींग से भी पहले कुछ और ऐसी स्पेशीज़ रही हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, और उन्हीं स्पेशीज़ से आज हम ह्यूमन्स बने हैं। इसमें ही अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल इसके अंदर दिया गया है कि तकरीबन 1856 में एक निएंडर वैली जो कि जर्मनी में पड़ती है, वहाँ पर कुछ जो है वर्कर्स काम कर रहे थे, और उन वर्कर्स को वहाँ पर बेसिकली एक स्कल मिला, और वो जो स्कल था वो बेसिकली जो आज के जो ह्यूमंस हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तो आज अगर हम अपने फेस को देखें तो बिल्कुल नॉर्मल था, बट वो जो स्कल उन्हें मिला तो वो हमसे भी बहुत बड़ा था। तो माथा बाहर था, निकला हुआ था, और जबड़े दांत उसके बहुत बड़े थे। और तो इन चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं ये पता लगा कि हाँ ऐसी पहले स्पेशीज रह चुकी हैं। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि 1856 के अंदर जो निएंडर वैली के अंदर जो घटना घटी, तो वहाँ के जो वर्कर्स थे वो जो वहाँ पर खुदाई कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्हें एक स्कल मिला जो कि आज के आधुनिक मानव से, मॉडर्न ह्यूमन से जो है बिल्कुल अलग था। और उस स्कल के लिए कहा जाता है कि उस स्कल को एक कार्ल फुलरॉट नाम के एक नेचुरलिस्ट थे जिनके पास ले जाया गया, और उनको ले जाकर वो स्कल दिया गया जिसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करी। और बाद में कार्ल फुलरॉट ने उस स्कल को अपने एक दूसरे दोस्त जिनके लिए कहा जाता है, उनका नाम था हरमन शॉफहॉसन नाम के, जो कि बॉन यूनिवर्सिटी के अंदर एक एनाटॉमिस्ट थे, और उनको वहां पर दिया गया, जिन्होंने बाद में इस चीज़ को प्रूव किया। इसके 1 साल बाद उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो स्कल हमें देखने के लिए मिलता है वो बेसिकली आज के जो लोग हैं वो मतलब उन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने ये भी अपनी जो है उस रिसर्च के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि बेसिकली जो स्कल हम देख रहे हैं, ये जो लोग हैं ये आज एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इनकी जो स्पेशीज थी वो आज के समय में एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। इसके बाद आप देखते हो चार्ल्स डार्विन नाम के एक स्कॉलर ने, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पेशीज नाम की एक अपनी किताब लिखी 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक किताब में जो है बताया कि किस तरीके से जो ह्यूमंस हैं वो इवॉल्यूट हुए हैं। उन्होंने अपनी उस चार्ल्स डार्विन ने अपनी उस जो है किताब के अंदर ये कहा कि एक्चुअल में जो आज ह्यूमंस हमें देखने के लिए मिलते हैं वो बेसिकली एनिमल से इवॉल्यूट होकर ऐसे बने हैं। तो हमें कुछ ऐसे भी जो है आर्ग्यूमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं कि जहाँ पर स्कॉलर्स ने ये प्रूव किया कि ये हकीकत है कि लोग आज हमें जो देखने के लिए मिल रहे हैं वो एक्चुअल में पहले कुछ और था। कुछ ऐसे स्कॉलर्स कहते हैं कि ये चीज़ फिलॉसफी को मानते ही नहीं, जैसे हमने देखा हमने ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल के अंदर जो है जो स्कॉलर्स थे उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फिलॉसफी ही गलत है। उनका मानना है कि जो ह्यूमंस है वो बेसिकली क्रिएशन ऑफ गॉड है, और ऐसा कुछ नहीं है कि लोग जानवरों में से बदल कर जो है फिर इंसानों की परिभाषा में आए हैं। तो ऐसी बहुत सारी फिलॉसफीज, ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे बहुत सारे तर्क और वितर्कों से जो है हम इस अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। खैर शुरुआत कर चुके हैं हम, लेकिन अब से जो मेन हम टॉपिक जानेंगे। तो अभी तक सिर्फ हमने सोर्स जाना और ये चीज़ जानी कि जो आर्ग्यूमेंट्स जो है हमें अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग स्कॉलर्स के। इसके बाद अगर हम बात करें द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मैंने अभी आपको इससे पहले जो है अभी मैंने आपको बताया कि मैमल्स थे, और इन मैमल्स से एक सब ग्रुप निकला जिसे कहा जाता है प्राइमेट्स अब से तकरीबन 360 लाख साल पहले जो है एग्जिस्ट किया करते थे। वहीं अगर मैंने बताया कि प्राइमेट्स में से एक और सब ग्रुप निकला जिसे कहा जाता है होमिनॉइड्स। तो
तो होमिनॉइड्स के लिए मैंने आपको बताया कि तकरीबन 240 लाख साल पहले, और होमिनॉइड में से एक और सब ग्रुप निकला जिसके लिए कहा जाता है होमिनिड नाम का सब ग्रुप निकला, और उस होमिनिड के लिए कहा जाता है तकरीबन 56 लाख साल पहले उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में कहा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो हो रहा है। तो यही हम बात करें कि द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, कि किस तरीके से जो मानव था, आज का जो आप मानव देख रहे हो वो आज का मानव किस प्रकार बना, तो उससे पहले का उसका क्या इतिहास है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमेट्स थे 360 लाख साल पहले, और इन प्राइमेट्स में से एक सब ग्रुप निकलता है जिसको आप कहते हो होमिनॉइड्स, जो तकरीबन आपसे कितने साल पहले एग्जिस्ट करता था, 240 लाख साल पहले। और इस होमिनॉइड्स के लिए कहा जाता है कि ये एक्चुअल में एप्स थे। अब एप्स का अर्थ होता है वानर। आपने बहुत बार फिल्मों में या फोटोग्राफ्स में कभी देखा होगा, वानर नाम का शब्द सुना होगा या देखा भी होगा, तो एक्चुअल में वही कहना चाह रहा है। तो एप्स नाम की प्रजाति जो है इस होमिनॉइड्स के लिए कहा जाता है कि जो होमिनॉइड्स नाम की जो प्रजाति थी ये एक्चुअल में क्या थी, एप्स थी, वानर थी। तो आपने कभी बंदर देखा होगा, है ना, लंगूर, बनमानस नाम के ऐसे ऐसे तरह तरह के जानवर होते हैं, उनसे भी ज्यादा खतरनाक जो है ये वानर कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर तरीके से हाथों पैरों पर चलता है, पूंछ होती है, बड़ा मतलब प्रॉपर तरीके से इंसान दिखेगा, ठीक है। इस तरीके की प्रजातियां भी हमें देखने के लिए जो है कहीं ना कहीं मिलती हैं और मिली है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर एक जो है डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है होमिनॉइड्स के बीच में और होमिनिड के बीच में। मैंने आपको बताया अभी कि होमिनॉइड्स 240 लाख साल पहले थे, और होमिनॉइड्स में से एक और प्रजाति निकलती है जिसे आप कहते हो होमिनिड्स, तो तकरीबन अब से 56 लाख साल पहले थे। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम जानते हैं कि एक्चुअल में क्या कह रहा है ना। शुरुआत करते हैं हम। तो होमिनॉइड्स के लिए कहा जाता है, होमिन में यहाँ पर बता देता हूँ, तो एक तरफ हम ले लेते हैं होमिनॉइड्स और एक तरफ होमिनिड्स। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम जानते हैं कि इन दोनों बेसिकली एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों एक नहीं है। इनके लिए जो कहा जाता है कि इनका जो मतलब फिजिकली जिस तरीके से दिखते थे वो थोड़ा डिफरेंट था, इस प्रकार की बातें कही जाती है। तो होमिनॉइड्स के लिए कहा जाता है कि इनका जो ब्रेन साइज था वो स्मॉलर था, ठीक है, स्मॉलर ब्रेन साइज कहा जाता है होमिनॉइड्स के लिए, कि उनका जो मस्तिष्क था, जो दिमाग था वो छोटा था। लार्जर बॉडी एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फेंट, तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो उनकी बॉडी थी, बॉडी पार्ट था कहीं ना कहीं, ठीक है, वो लार्जर था, लॉन्गर पीरियड था, लंबा, बड़े, मतलब अपने आप में वो दिखा करते थे। एक वानर अपने आप में ही एक जो है बहुत बड़ा जो है प्रजाति देखने के लिए मिलती है हमें। वहीं अगर आप बात करें तो कहा जाता है इनके लिए कि इनकी जो डिपेंडेंसी का जो लेवल था वो ज़्यादा था, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल रहते थे। क्योंकि होमिनॉइड्स के लिए कहा जाता है कि होमिनॉइड्स ऐसी प्रजाति थी जो कि चारों, मतलब जैसे हमारे दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, तो हम दो पैरों को चलने में इस्तेमाल करते हैं, दो हाथों की दूसरे कामों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये उन चारों हाथों पैरों को जो है अपना चलने में इस्तेमाल किया करते थे। तो कहा जाता है इनके लिए कि इन्होंने अपनी डिपेंडेंसी का जो डेवलपमेंट था वो नहीं हो पाया इनका, है ना। वहीं अगर हम बात करें तो होमिनॉइड्स के लिए कहा जाता है कि इनकी टेल्स जो है, कहा जाता है कि इनकी टेल्स नहीं थी, ठीक है। और क्वाड्रूपेड्स नाम का एक शब्द जो है यहाँ पर निकल कर आता है। क्वाड्रूपेड्स का अर्थ होता है चौपाए। चौपाए अर्थात जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चार पैरों से, तो दो हाथ और जो दो उनके पैर थे उसका ये इस्तेमाल जो है चलने में किया करते थे, ये क्वाड्रूपेड्स थे। ये आप शब्द लिख लें, इंपॉर्टेंट एक शब्द है क्वाड्रूपेड्स, तो ये अर्थात चौपाए, ये चौपाए थे और चारों पैरों से चलने, मतलब दोनों हाथों और दोनों पैरों में चलने का जो है ये इस्तेमाल किया करते थे। होमिनिड्स की अगर हम बात करें तो ये अपराइट मैन थे। अपराइट मैन का मतलब कि ये कहीं ना कहीं सीधे खड़े होकर जो है चलने में विश्वास रखते थे, ठीक है। तो ये सीधे खड़े होकर जो है चलने में विश्वास रखते थे। होमिनिड्स की बात अगर हम करें, बाइपेडल लोकोमोशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि होमिनॉइड्स क्या थे, ये क्वाड्रूपेड्स थे, मतलब अर्थात ये चौपाए थे। जबकि होमिनिड्स की अगर हम बात करें तो ये बाइपेडल थे, अर्थात ये दुपाए थे, मतलब तो ये दो पैरों का इस्तेमाल करते थे चलने में, जबकि दो हाथों को किन्हीं दूसरे विशेष कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे औजार बनाने में, खाना
इकट्ठा करने में, बच्चे पालने में, इस प्रकार के ये काम जो है किया करते थे। तो होमिनिड्स जो थे वो बेसिकली क्या थे, बाइपेडल्स थे, अर्थात वो दुपाए थे। ठीक है, इनके लिए कहा जाता है कि इनका जो ब्रेन का साइज था वो लार्ज था, ब्रेन का साइज वो लार्ज था। यहाँ हमने देखा होमिनॉइड्स में कि इनका जो ब्रेन का साइज था वो क्या था, स्मॉल था, जबकि होमिनिड्स की अगर आप बात करो तो इनका जो ब्रेन साइज है वो क्या था, लार्ज था। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर इसमें ये भी है कि जो हैंड्स थे, इनके जो हाथ थे, उसमें कुछ जो है स्पेशलाइजेशन थी, कुछ विशेष था। और वो विशेष क्या था कि वो विशेष यही था कि वो उन अपने दो हाथों से कभी औजार बनाते थे, कभी अपने लिए खाना इकट्ठा करते थे, बच्चे पालते थे, या किन्हीं दूसरे कामों को करने में जो है व्यस्त रहते थे। तो इसलिए होमिनिड्स जो है एक विशेष प्रजाति बनकर निकल जाती है। लेकिन होमिनॉइड्स की अगर हम बात करें तो होमिनॉइड बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव थे, बहुत ज़्यादा प्राथमिक थे, तो इन्हें कुछ इतना ज़्यादा इवोल्यूशन जो है देखने के लिए मिलता नहीं है। लेकिन होमिनिड्स की बात करें तो वो थोड़ा होमिनॉइड से एक स्टेप आगे थे। तो अगर हम बात करें, जैसे अगर हम दो पैरों पे भागते हैं तो हमारी एनर्जी कम वेस्ट होगी, लेकिन अगर हम दोनों हाथों और दोनों पैरों पे भागते हैं तो हमारी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी। तो एक्चुअल में जो होमिनॉइड्स थे वो इतने भी ऐसे थे कि वो दोनों मतलब चारों हाथों पैरों पे भागा करते थे, तो उनकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती थी। होमिनिड्स की अगर हम बात करें तो होमिनिड्स ने अपने दो पैरों का इस्तेमाल किया चलने में और दो हाथों का किन्हीं दूसरे कार्यों में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी जो थी उस एनर्जी को भी जो है कहीं ना कहीं बचाया। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि प्राइमेट्स में से होमिनॉइड्स प्रजाति निकलती है और होमिनॉइड्स में से होमिनिड्स, और इन दोनों के डिफरेंस को हमने जाना कि होमिनॉइड्स क्या है और होमिनिड्स क्या है। यहाँ पर एक और चीज की हम शुरुआत करते हैं। होमिनिड्स में से भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि होमिनिड्स में से भी दो डिफरेंट प्रजातियां जो है हमें देखने के लिए मिलती है। मैंने आपको बताया था एक ऑस्ट्रेलोपैथिक्स और एक हमें देखने के लिए मिलती है होमो। ये होमो आगे और इवॉल्यूट हुई, बताऊंगा मैं आपको। तो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स और होमो नाम की दो प्रजातियां हमें देखने के लिए मिलती हैं होमिनिड्स में से। होमिनिड्स कौन से उपसमूह से निकला था, तो वो निकला था होमिनॉइड्स समूह से। ठीक, और होमिनॉइड्स निकला था प्राइमेट समूह से। तो यहाँ पर हमें होमिनिड्स में हमें ऑस्ट्रेलोपैथिक्स देखने के लिए मिलते हैं और होमो जो प्रजाति थी वो देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हम एक बेसिक डिफरेंस लेंगे ऑस्ट्रेलोपैथिक्स और होमो के बीच में कि इन दोनों के बीच में कैसा डिफरेंस था, ये कैसे जो है कार्य किया करते थे। तो यहाँ पर हम जिस प्रकार हमने होमिनॉइड्स और होमिनिड्स देखा, उस प्रकार हम ये ऑस्ट्रेलोपैथिक्स और होमो का जो अंतर है इसको स्पष्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स के लिए कहा जाता है कि ऑस्ट्रल जो है शब्द एक लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ होता है सदर्न। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रल है, तो ऑस्ट्रल का मतलब होता है सदर्न, मतलब दक्षिणी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो एक ग्रीक शब्द पैथिकोस, ठीक है, तो एक ग्रीक शब्द है पैथिकोस। इन दो शब्दों से मिलकर जो है ये ऑस्ट्रेलोपैथिक्स नाम का शब्द बना। तो लैटिन वर्ड है ऑस्ट्रल, जिसका अर्थ होता है सदर्न और दक्षिणी, और एक ग्रीक शब्द है जिसका नाम होता है, जिसका अर्थ है पैथिकोस। ठीक है, तो जिसका पैथिकोस का अर्थ जो है बताया जाता है एप, जैसा मैंने आपको बताया भी था पहले, अर्थात सदर्न एप, अर्थात दक्षिणी वानर। तो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स को जो है दक्षिणी वानर की संज्ञा भी दी जाती है। तो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स के लिए कहा गया कि ये एक दक्षिणी वानर था। इससे रिलेटेड एक कहानी है, मैं अभी आपको इस के डिफरेंस के बारे में बाद में बताऊंगा आपको। इसकी जो एक्चुअल में जो इसकी खोज जो डिस्कवरी करी गई थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, वहीं अगर आप देखें इनकी अगर कुछ हम फिजिकली अगर हम कुछ डिफरेंसेस देखें इन दोनों के बीच में, तो देखते हैं होमो और जो है और ऑस्ट्रेलोपैथिक्स के बीच में। तो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स के लिए कहा जाता है कि इनको एप्स के फीचर्स में ही रखा गया। एप्स के फीचर, मैंने आपको बताया था अभी एप्स पहले, तो एप्स के फीचर्स में ही इनको रखा गया। ये वानर की ही इन्हें संज्ञा दी गई कि एक्चुअल में ये वानर ही थे। तो पूरा दिन जो है अपनी वो पेड़ों पे गुजारना, इस प्रकार की, जहाँ खा लिया बस वही, तो आगे की जो है वो कोई सोच विचार नहीं था कि जी अभी खा लिया तो नेक्स्ट या आगे क्या खाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। और पूरी तरीके से जो है अपने आप को उन्होंने जंगल पर निर्भर रखा, पूरी तरीके से वो अपने आप को पेड़ पर पौधों पर पूरे दिन रहना। तो इस प्रकार की जो है इनके अंदर सिम्टम्स चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें
तो इनका जो स्मॉल जो ब्रेन साइज था उसके लिए कहा जाता है कि वो स्मॉल था। तो जो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स थे इनका जो ब्रेन साइज था वो क्या था, स्मॉल था। तो छोटा इनके लिए मस्तिष्क बताया जाता है कि मस्तिष्क इनका छोटा था। वहीं अगर हम बात करें हेवियर जॉस, तो जो जबड़े थे, ये एक अच्छा है कि जो हेवियर जॉस, तो जो इनके जॉस थे, जो इनके जबड़े थे, उसके लिए कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े माने गए, मतलब इन कंपैरिजन ऑफ होमो। वहीं अगर हम बात करें लार्जर टीथ, ठीक है, तो जो इनके दांत थे, इनके जो दांत थे वो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े बताए गए, क्योंकि इनको कोई प्रॉपर आइडिया था नहीं कि कैसे चीजें खानी है, कच्चा खाना है या पका के खाना है। तो इसलिए भी कुछ बताया जाता है कि इसलिए भी इनके इन चीजों का आकार जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा और घटा है, क्योंकि इन्हें एक्चुअल में आइडिया नहीं था कि चीजों को कैसे खाना है और कैसे नहीं खाना है। ये चीजों का जो डेवलपमेंट है वो हमें होमो में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बता रहा था कि मैं कहानी को मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलोपैथिक्स की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 5.6 मिलियन ईयर्स एगो पहले हमें जो है देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर हम होमो की बात करें तो होमो अर्थ जो शब्द है, होमो की अगर हम बात करें, होमो का जो है एक होमो जो एक लैटिन वर्ड है और जिसका अर्थ होता है मैन। तो होमो जो है एक लैटिन वर्ड और जिसका अर्थ होता है मैन, अर्थात आदमी, मानव। अब यहाँ मानव से अर्थ है आदमी से भी और औरत से भी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो होमो के लिए कहा जाता है कि इनका जो ब्रेन साइज था वो लार्ज था। इनके लिए कहा जाता है कि जो इनका मस्तिष्क का जो आकार था वो बड़ा माना जाता है, कि लार्जर ब्रेन साइज कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें इनके जॉज के बारे में, अगर इनके हम बात करें, ठीक है, तो इनके जो जबड़े थे या इनके जो टीथ थे, जो दांत थे, वो कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलोपैथिक से छोटे माने जाते हैं। कहा जाता है कि इनके जो जबड़े हुआ करते थे, इनके जो दांत हुआ करते थे, वो कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलोपैथिक्स से छोटे थे। मैंने अभी आपको बताया भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपैथिक्स को इतनी जानकारी चीज़ों की नहीं थी, इतना नहीं पता था कि चीज़ों को पका के खाना है, मार के, मतलब जिस भी तरीके से। तो कहा जाता है कि ये एक वजह उनकी कहीं ना कहीं रही कि जिन वजहों से इनके इन फिजिकल चीज़ों का जो है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और यहाँ आप देखते हो, लेकिन होमो एक कहा जाता है कि होमो कहीं ना कहीं नॉलेज, उनको पता था चीज़ों के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ होमो इरेक्टस, अभी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत बार आपने कुछ कहानियां सुनी होंगी कि एक बंदर था और पत्थर फेंक रहा था बैठा हुआ और चिंगारी निकली तो आग का आविष्कार हुआ। वो हकीकत बात है। एक्चुअल में ये जो होमो थे, इसी में ही एक प्रजाति भी आएगी होमो इरेक्टस। उस होमो इरेक्टस ने जो है एक्चुअल में फायर का आविष्कार, जो हम कहा कहते हैं आग का आविष्कार, उसकी डिस्कवरी को खोजा था। तो एक्चुअल में ये जो लोग थे कंपैरेटिवली पहले वाले लोगों को मुकाबले थोड़े एडवांस थे और ऑस्ट्रेलोपैथिक से भी ये एडवांस माने जाते हैं, ठीक है। इनके लिए कहा जाता है कि तकरीबन अब से 2.5 मिलियन ईयर्स एगो जो है अब से पहले दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे। मैं आपको ऑस्ट्रेलोपैथिक से रिलेटेड एक कहानी बता रहा था, तो हम बात करते हैं। एक्चुअल में जो कहानी है ये दो कपल्स की है, शादीशुदा कपल्स हैं दो, ठीक है, जो कि दोनों ही आर्कोलॉजिस्ट हैं, दोनों ही आर्कोलॉजिस्ट हैं। और उन्हें जो है गड़े मुर्गे उखाड़ना, आर्कोलॉजिकल साइट्स पे रिसर्च करना, इस प्रकार की चीज़ों में गतिविधियों में वो लगे रहते हैं। तो कहा जाता है कि तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 40 साल जो है उन्होंने अपने इस ऑस्ट्रेलोपैथिक्स के रिसर्च को दिए। एक्चुअल में यहाँ पर दो कपल्स हैं जो कि ओल्डुवई जॉर्ज नाम की एक जगह, जो कि तंजानिया के ईस्टर्न हिस्से में पड़ती है, ओल्डुवई जॉर्ज नाम की। एक्चुअली वो क्या है, एक रिफ्ट वैली है, वो एक रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली का अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पूरा सरफेस है और किन्हीं वजहों से, शायद अर्थक्वेक से, लैंडस्लाइड से या आपका वोल्केनिक इरप्शन से, ये जो हिस्सा है वो एक समय के बाद क्या होगा, नीचे धंस जाए। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से ये दो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हिस्से बन जाएंगे और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो आप इसे कह देते हो रिफ्ट वैली। तो ओल्डुवई जॉर्ज नाम की जो जगह है तंजानिया में, वो एक्चुअल में वो यही थी। यहाँ पर वो जो दोनों कपल्स हैं वो गए और वहाँ पर वो जो है अपनी उस रिसर्च को, अपनी उस आर्कोलॉजिकल साइट थी उनकी जहाँ पर वो रिसर्च कर रहे थे। उन दोनों का नाम लुई मैरी था, ठीक है, लुइस नाम था। तो वहाँ पर जो उसका हस्बैंड था, जो मेल था, उसने अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जिस दिन हमें ये खोज हुई उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अपने कैंप में ही रहा, मैं खोज करने के लिए बाहर नहीं जा सका।
तो मेरा सर में थोड़ा दर्द भी था, मुझे थोड़ा बुखार था, तो मैं नहीं जा सका। लेकिन मेरी बीवी जो है खोज करने के लिए बाहर गई और उसके साथ 2 कुत्ते भी, उसके जो पालतू कुत्ते थे वो भी गए। और वो कहता है कि जब वो गई तो मुझे कुछ देर के लिए जो है आँख लग गई और कुछ समय बाद मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरी जो लैंड रोवर है वो मेरी तरफ आ रही है। ठीक है, लैंड रोवर मेरी तरफ आ रही है और कहीं ना कहीं उसकी जो बीवी थी तो उसे ये डर लग गया कि शायद मेरी बीवी किसी खतरे में तो नहीं है। और कुछ ही समय बाद उसकी बीवी के चिल्लाने की आवाज़ आई और वो कहती है कि वी गॉट इट, वी गॉट इट, वी गॉट इट, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। तो वो डर जाता है और वो डरने के बाद क्या सोचने लगता है कि शायद उसे बिच्छू ने तो नहीं काट लिया, सांप ने तो नहीं काट लिया, है ना। तो इस प्रकार की उसकी बातें आने लगती हैं। लेकिन वो जब वो वहाँ जाता है तो वो बहुत खुश थी उसकी बीवी, और उसकी बीवी को एक बेसिकली एक स्कल मिला था, है। और उस स्कल की जब उन्होंने रिसर्च किया तो माना गया कि वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस नाम की जो प्रजाति थी उसके संदर्भ में उसकी बात कही गई कि वो जो स्कल है वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस का है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने डिपार्टमेंट के अंदर है और उसे कुछ एक बड़ा हाथ लग जाए तो जाहिर बात ही खुशी होती है। और जो आर्कोलॉजिस्ट थे इनकी ज़िंदगी में भी इसी प्रकार की चीज़ है कि अगर कुछ इन्हें बड़ा मिल जाए तो उनके लिए जाहिर बात है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस जैसी चीज़ का खोज कर लेना और उसके बारे में फिर लिखना वो उनके लिए सच में एक बहुत ही वैल्यूबल चीज़ मानी गई। चलिए, तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस ये उनकी कहानी थी जिस तरीके से जो है ऑस्ट्रेलोपैथिकस की खोज हुई। तो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स और होमो ये जो 2 चीज़ें हैं इसके बारे में आज हमने जाना। ठीक है, तो दोनों डिफरेंस मैंने आपको बताया। इससे पहले मैंने होमिनॉइड्स और होमिनिड्स के डिफरेंस को बीच में बताया कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद होमिनॉइड्स और होमिनिड्स में से जो प्रजाति निकली ऑस्ट्रेलोपैथिक्स और होमो, तो उन दोनों की भी हमने डिफरेंस को जाना कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यही वीडियो यहीं तक ही रहेगी और इसकी जो नेक्स्ट, तो ये कहानी आज हमने जानी कि किस तरीके से जो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स था, होमो था, और किस तरीके से जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर किस तरीके से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। हमने मैमल्स जाना, मैमल्स के बाद प्राइमेट्स के बाद होमिनॉइड्स के बाद होमिनिड्स के वैसे और 2 सब ग्रुप्स निकलते हैं, ऑस्ट्रेलोपैथिकस और होमो। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जो वीडियो होगी, उसके अंदर हम बात करेंगे होमो किस तरीके से आगे और इवोल्यूट हुए। होमो में से होमो सैपियंस, इरेक्टस और हैबिलस नाम की और प्रजातियां निकली। और इसके बाद हम बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है हम इस आगे की और वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और कोई भी डाउट अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आपके नहीं समझ में आई तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।